सोचो, एक तरफ डूबती हुई सल्तनत, खजाना खाली, दुश्मन हर सिमत से घेर चुके थे, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी माल की पेशकश। लेकिन उस वक्त तख्त पर बैठा एक ऐसा सुल्तान था जिसने कहा, यह जमीन मेरी नहीं, उम्मत की अमानत है। जब दुनिया भर के ताकतवर लोग फलस्तीन के बदले कर्जों से निजात, सोना और सियासी हिमायत देने को तैयार थे, तब सुल्तान अब्दुल हमीद दूम ने सिर्फ एक जुमला बोला जो तारीख में अमर हो गया, इस जमीन को हमने खून से हासिल किया है और खून के बगैर नहीं देंगे। मगर सवाल ये है, आखिर वो कौन लोग थे जो इस फैसले के बाद उस सुल्तान के खिलाफ साजिशों में लग गए? कैसे अंदर से गद्दारी हुई? कैसे एक अजीम सुल्तान को तख्त से उतार दिया गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस्मानी सल्तनत के उस आखिरी शेर की कहानी जिसने फलस्तीन को बेचने से इनकार कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब सल्तनत उस्मानिया 3 बर्र-ए-आज़म तक फैली हुई एक अजीम सल्तनत थी। आज के एतबार से इसकी हुदूद तुर्की से लेकर शाम, इराक, हिजाज, फलस्तीन और अरब के बहुत से इलाकों तक, और दूसरी तरफ शुमाली अफ्रीका में लीबिया तक, जबकि यूरोप में बाल्कन के बहुत से हिस्से अब भी इसके सियासी असर में थे। लेकिन इस ज़ाहिरी वुसअत के बावजूद अंदर से ये सल्तनत कर्जों, बगावतों और यूरोप के बढ़ते हुए सियासी दबाव में बुरी तरह घिरी हुई थी। मशरिक और शुमाल मशरिक की तरफ रशिया के साथ मुसलसल जंगों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया था। मगरिब और शुमाल मगरिब की तरफ मिस्र पर अंग्रेज अपना कब्जा मजबूत कर चुके थे, जिससे अफ्रीका और सुएज की समंदरी राह पर उनका असर बढ़ गया था। जबकि मगरिब की यूरोपी सरहदों यानी बल्कान के इलाकों में बगावतों की आग भड़क रही थी, जहां बुल्गारिया, सर्बिया और दूसरे कौमी गिरोह मरकजी हुकूमत से अलग होना चाहते थे। और यूरोप की बड़ी ताकतें ये चाहती थीं कि इस्तांबुल का मरकजी निज़ाम टूटकर बिखर जाए, ताकि ये अजीम सल्तनत सिर्फ नाम की कुव्वत बनकर रह जाए। इसी कमजोरी के दौर में यहूदी सियासी तहरीक के बानी थियोडोर हेर्ज़ल ने अपना सबसे बड़ा मंसूबा पेश किया। उसने सुल्तान अब्दुल हमीद के करीबी लोगों, वजीरों और यूरोप के सिफारती जरिए से पैगाम भेजा कि अगर फ़लस्तीन में यहूदियों को मुस्तकिल आबादकारी की इजाज़त मिल जाए तो सल्तनत के कर्ज अदा करने के लिए बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। सोचो, सल्तनत कर्ज में डूबी हुई, खजाना कमजोर, दुश्मन हर तरफ। ऐसे में किसी भी हुक्मरान के लिए ये पेशकश बहुत आसान फैसला लग सकती थी, मगर सुल्तान ने इसे सिर्फ माली सौदा नहीं समझा। उसने समझा कि ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ पहला सियासी कदम है। इसीलिए उसने वाज़े अल्फाज में इनकार कर दिया। फलस्तीन का 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा, ये मेरी मिल्कियत नहीं, उम्मत की अमानत है। ये इनकार सिर्फ बाहर वालों को बुरा नहीं लगा, अंदर महल के बहुत से लोग भी सुल्तान से नाराज होने लगे। कुछ अफसर जो यूरोप के निजाम से मुतासिर थे, कुछ सियासी गिरोह जो तख्त की कुदरत को महल से निकालकर अपने हाथ में लाना चाहते थे, और कुछ लोग जो सीधा यूरोप से राब्ते में थे, ये सब आहिस्ता आहिस्ता एक मरकजी तहरीक में बदलने लगे। यही लोग बाद में यंग टर्क्स के नाम से मशहूर हुए। इनका सबसे ताकतवर सियासी गिरोह कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस था। जाहिरी तौर पर ये लोग आईन और इस्लाहात की बात करते थे, लेकिन असल में इनका पहला निशाना सुल्तान की वो मरकजी कुव्वत थी जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया जुड़ी हुई थी। सुल्तान ने जब देखा कि फलस्तीन में बाहर से लोग आबाद होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने जमीन खरीदने और क़याम की मुद्दत पर पाबंदियां लगवा दी। ये फैसला यूरोप को मजीद नागवार गुजरा। अंग्रेजों को पहले ही मिस्र और मशरिक में अपनी सियासी राह बनाना थी। फ्रांस और रशिया भी सल्तनत को टुकड़ों में देखना चाहते थे, और अंदर से यंग टर्क्स इस कुव्वत को तोड़ने में लगे थे। फिर वो वक्त आया जब सुल्तान को यिल्दिज महल के अंदर ही सियासी तौर पर तन्हा कर दिया गया। वजीरों पर दबाव,
अफसरों की तब्दीली, फौज में वफादारियां बदलना, अखबारात में प्रोपेगेंडा और यूरोप में बैठी ऑपोजिशन की छपाई हुई तहरीक, ये सब मिलकर सुल्तान के गिर्द एक ऐसा हल्का बनाने लगे जहां उस तक सच कम और साजिश ज्यादा पहुंचती थी। 1908 में यंग टर्क इनकलाब उभरकर सामने आया। सुल्तान को मजबूरन दस्तूर और पार्लियामेंट बहाल करना पड़ा, मगर असली झटका अगले साल लगा। 31 मार्च वाकया के बाद फौज के बागी धड़े इस्तांबुल में दाखिल हुए। सुल्तान पर बगावत की हिमायत का इल्जाम लगाया गया और आखिरकार 1909 में उन्हें तख्त से हटाकर उनके भाई महमद पंचुम को सुल्तान बना दिया गया। सोचो, जो शख्स पूरी उम्मत को जोड़ने के लिए हिजाज रेलवे बना रहा था, जो फलस्तीन को अमानत समझकर बचाना चाहता था, उसे उसके अपने ही अफसरों, सियासतदानों और बाहरी ताकतों के मुश्तरका दबाव ने तन्हा कर दिया। और शायद इसीलिए आज भी तारीख के सफ़हों में उसका नाम उस सुल्तान के तौर पर लिखा जाता है जिसने माल, सियासत और दबाव के बावजूद फलस्तीन पर सौदा नहीं किया।